तो मार्वल ने रेड हल्क, कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल एंड थंडरबोल्ट्स के न्यू शॉट्स रिलीज कर दिए हैं एंड फाइनली हमें रेड हल्क की आवाज भी सुनने को मिली है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो रेड हल्क की रोर काफी थ्रेटनिंग है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन से डेयरडेविल के फर्स्ट ऑफिशियल लुक की, तो यहाँ डेयरडेविल के हेलमेट के साथ उसकी रेड आईज काफी अमेजिंग लग रही हैं। उसके बाद हमें थंडरबोल्ट्स से ये शॉट देखने को मिलता है जहाँ आप एलिवेटर में उनकी पूरी टीम को देख सकते हैं। एंड लुक एट बकी, विंटर सोल्जर इज बैक एंड येलेना भी अपने न्यू लुक में काफी ब्यूटीफुल लग रही है। रेड गार्डियन, घोस्ट, जॉन वॉकर, हर एक कैरेक्टर यहाँ अपने बेस्ट लुक में है। साथ ही हमें कैप्टन अमेरिका का यहाँ हल्का सा शॉट देखने को मिला है जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि सैम स्टीव का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, बिकॉज इस शॉट में वो एकदम स्टीव की तरह शील्ड को कैच करता है। एंड सैम यहाँ पर काफी थका हुआ नजर आता है, उसके फेस पर स्कार्स हैं और इसका रीजन ये है कि उसकी फाइट हो रही है रेड हल्क से, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। यहाँ टास्क मास्टर, यूएस एजेंट, घोस्ट एंड रेड गार्डियन जैसे कैरेक्टर्स अपने न्यू लुक्स में नजर आते हैं, बट येलेना बेलोवा का न्यू लुक नताशा रोमानोफ की शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्स वाले लुक से मैच करता है। एंड मूवी का सेंटर कैरेक्टर भी येलेना ही होगी जिसके थ्रू ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग में चलता नजर आता है। एंड एक्टर सेबेस्टियन स्टैन ने ये खुद रिवील किया था कि बकी अब एक कांग्रेसमैन ऑफ अ हीरो, द जॉन वॉकर स्टोरी, और साथ में उसकी कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म में लगी पिक्चर भी आप वहाँ देख सकते हैं। तो जॉन वॉकर भी यहाँ खुश नहीं है और वो सारे एम्प्टीनेस फील कर रहे होते हैं। फिर येलेना कहती है, आई थॉट थ्रोइंग माई सेल्फ इनटू माई वर्क वाज द आंसर, जहाँ वो ब्लैक विडो स्टाइल में कुछ गार्ड्स को टेक डाउन कर देती है एंड गन शॉट से उन्हें फिनिश भी कर देती है। फिर वो अपने मिशन को फॉलो करते हुए एक रूम जो कि एक बेसमेंट के मास्टर का एक न्यू लुक देख सकते हैं, जहाँ वो येलेना की हेल्प करती है और यूएस एजेंट को किक करती है, क्योंकि आप येलेना को उसके पीछे देख सकते हैं। तभी यहाँ घोस्ट भी एंड वैलेंटीना दिखाई जाती है, जिन्हें हम ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देख चुके हैं, जहाँ हम कुछ मोमेंट्स के लिए बकी को भी देखते हैं जो वैलेंटीना को देख रहा होता है। जिसके बाद हमें बेसमेंट वाला बॉब फिर से दिखाया जाता है और ये बॉब एक्चुअली सेंट्री है, जिसका एक्चुअल नेम रॉबर्ट रेनल्ड्स है एंड इसका निक नेम बॉब है, और ये बॉब हमारा सेंट्री है। हालांकि दिखाने की कोशिश कर रहा है बट वो सेंट्री है। और इस सीन में आप बॉब के आगे बहुत सारे लोगों को उनकी गन्स के साथ बॉब की तरफ एम करते हुए देख सकते हैं एंड आई थिंक उसे एक बहुत ही सिक्योर जगह में कैप्चर करके रखा गया था, बट थंडरबोल्ट्स की एंट्री से वो वहाँ से बाहर निकल गया। शायद थंडरबोल्ट्स को भी वहाँ मरने के लिए भेजा गया हो, शायद वैलेंटीना चाहती हो कि सेंट्री एंड थंडरबोल्ट सारे लोग एक साथ मर जाएं। लेकिन यहाँ सेंट्री की शर्ट में आप बहुत सारे होल्स देख सकते हैं जो कि इस सीन में होता है जहाँ सब लोग उसे शूट करते हैं। एंड ऑब्वियसली सेंट्री को इन बुलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेंट्री बेसिकली मार्वल का सुपरमैन है। और यहाँ बकी को ये रियलाइज हो जाता है कि वेल यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाली है, जहाँ हम बकी को उसके वाइब्रेनियम आर्म को डिशवॉशर से बाहर निकालते देखते हैं, जिसके बाद वो थंडरबोल्ट्स को भी ज्वाइन कर लेता है। फिर हम थंडरबोल्ट्स की टीम को वेल से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन, बकी, यूएस एजेंट, टास्क मास्टर एंड घोस्ट इस टीम में शामिल हैं। और शायद ये ओल्ड एवेंजर्स टावर का सीन है, तो लगता है वेल ने इसे खरीद लिया है। एंड येलेना की स्माइल के साथ यहाँ थंडरबोल्ट्स का टाइटल चला दिया जाता है। और एंड में मार्वल ने हमें ये तो रिवील कर दिया कि अपना टोनी स्टार्क एज डॉक्टर डूम किस तरीके का दिखने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है कि टोनी स्टार्क एज डॉक्टर डूम मेन विलन का रोल करेगा या फिर एक सुपर हीरो बनकर आएगा हमारे सामने, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर डूम को डिजाइन किया गया है वो सेम मैच होता है आयरन मैन और डॉक्टर डूम के ही एक वर्जन से, जिसका नाम है इनफेमस आयरन मैन। हुआ यह था कि सिविल वॉर की स्टोरी लाइन के दौरान कैप्टन मार्वल टोनी स्टार्क को कोमा में पहुंचा देती है और डॉक्टर डूम, जिसका फेस नॉर्मल हो गया था, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए आयरन मैन के स्टार्क टावर के अंदर जाकर वो टोनी के एआई के सामने ही उसका आयरन मैन सूट चुराता है और फिर उसका इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क के शहरों में चला जाता है अच्छे काम करने के लिए। इस स्टोरी लाइन के दौरान डॉक्टर डूम और स्ट्रेंज टीम अप भी करते हैं अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स और मेफिस्टो से फाइट करने के लिए। इस डूम के पास वो सारी पावर्स है जो आयरन मैन होल्ड करता है। मोर ओवर डॉक्टर डूम आयरन मैन की टेक्नोलॉजी के साथ अपनी मैजिक की नॉलेज का इस्तेमाल करके एक पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और इनफेमस आयरन मैन का सूट साथ ही जो आर्ट मार्वल ने लॉन्च किया है वो देखने में बिल्कुल सेम है। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें शूरी को दिखाया जाता है जो जीवन बूटी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि टिचाला को लाइलाज बीमारी होती है और उसकी हालत काफी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से शूरी को लगता है कि वो सिंथेटिक जीवन बूटी से अपने भाई को ठीक कर सकती है। इसीलिए वो अपने एआई गिरियोट के साथ मिलकर उसे बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ रमोंडा आकर बताती है कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे शूरी पूरी तरह से
टूट जाती है, उसे विश्वास नहीं होता। फिर दिखाया जाता है कि अब सभी वकांडा वासी टिचाला का अंतिम संस्कार करते हैं। शूरी काफी दुखी होती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टिचाला के गुजर जाने के बाद रामोंडा वापस महारानी बन चुकी है, मगर अब वकांडा को बचाने के लिए कोई ब्लैक पैंथर नहीं होता। फिर हमें यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड में दिखाया जाता है कि सभी देशों की एक मीटिंग होती है जिसमें रामोंडा को भी बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि हमें बहुत दुख हुआ जब वकांडा ने अपने द्वारा किए गए वादे नहीं निभाए, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मुश्किल वक्त में हमारे साथ हथियार बांटेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन आपने हमें वाइब्रेनियम नहीं दिया। रामोंडा सभी से कहती है कि शुरू से हमारी नीति रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वाइब्रेनियम का सौदा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हें लगता है कि वकांडा कमजोर हो गया क्योंकि उसके पास अब ब्लैक पैंथर नहीं रहा, इसीलिए 2 बार हमारे रिसर्च सेंटर पर हमले हुए, लेकिन तुम्हारी सोच गलत थी और मेरी बहादुर जनरल और उसके साथियों ने तुम्हारे सभी लोगों को ढेर कर दिया और उन सभी लोगों को उनके सामने पेश करती है जिन्होंने वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश की थी। रामोंडा फिर सभी से कहती है कि हम इस बार आपको प्यार से समझा रहे हैं और अगर आपने फिर से हमारे साधनों को चुराने की कोशिश की तो हम उन कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिर हमें समुद्र में यूएस की सर्च टीम को दिखाया जाता है जो पानी में वाइब्रेनियम ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वकांडा के अलावा और जगह भी वाइब्रेनियम मौजूद है, इसीलिए वो समुद्र में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी ड्रिल टूट जाती है और जब 2 गोताखोर नीचे साइड पर उसे चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो ड्रिल किसी खास चीज से टकराई है जिससे उन्हें लगता है कि वो मेटल वाइब्रेनियम है। इसलिए वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर की मदद से कंफर्म करने लगते हैं कि वहाँ वाइब्रेनियम मौजूद है, क्योंकि वाइब्रेनियम को आम मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तभी वहाँ सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है क्योंकि नमोर अपनी सेना के साथ पहुंच चुका था, क्योंकि यूएस के ऑफिसर को जहाँ वाइब्रेनियम मिला था वो नमोर का इलाका था, इसीलिए उन पर हमला कर देते हैं। नमोर नहीं चाहता था कि किसी को उनके देश के वाइब्रेनियम के बारे में पता चले, इसीलिए जब एक लेडी ऑफिसर किसी तरह वहाँ से निकलने लगती है तो नमोर अपनी उड़ने वाली एबिलिटी का यूज करके उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हमें रामोंडा को दिखाया जाता है जो शूरी के पास जाती है, जो अपने काम में बहुत बिजी होती है क्योंकि वो वकांडा की सुरक्षा के लिए नए हथियार और टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रही थी। रामोंडा उसे कहती है कि तुम जिस सिंथेटिक जीवन बूटी को बनाने पर काम कर रही थी उसका क्या हुआ। शूरी उन्हें कहती है कि हमें जीवन बूटी की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है। रामोंडा उसे कहती है कि हमें ब्लैक पैंथर की जरूरत है क्योंकि ब्लैक पैंथर ने ही सभी कबीले वालों को जोड़ कर रखा, मगर शूरी पुरानी रस्मों रिवाजों को नहीं मानती, इसीलिए उन्हें कहती है कि ब्लैक पैंथर सिर्फ एक नकाब है और मैं बूटी को इसलिए बना रही थी ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं, ना कि ब्लैक पैंथर को। और वो इस बात से गुस्सा हो जाती है। रामोंडा उसे कहती है कि आज तुम्हारे भाई की बरसी है क्योंकि उसे मरे हुए 1 साल हो गया, इसीलिए हमें साथ वक्त गुजारना चाहिए। और वो उसके सारे कमोयो बिट्स निकाल कर उसे जंगल में पानी के पास लेकर जाती है जहाँ वो अक्सर परेशान होने पर आया करती थी। रामोंडा शूरी को समझाती है कि तुम्हें अपने भाई की मौत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि भले ही तुम्हारा भाई मर गया हो लेकिन अभी भी उसकी आत्मा यही हमारे आसपास मौजूद है। फिर वो उसे मैयत वाले कपड़े देती है जो उन्होंने टिचाला के फ्यूनरल में पहने थे। रामोंडा उसे बताती है कि इन मैयत के कपड़ों को जलाने से मातम का माहौल खत्म हो जाता है और जो हमसे जुड़े होते हैं उनसे एक नया रिश्ता जुड़ता है। मगर शूरी इन पुरानी रूढ़िवादी बातों को नहीं मानती, इसीलिए उन्हें कहती है कि अगर मैंने इन कपड़ों को जलाया तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी। तभी वहाँ नमोर आ जाता है जिसे उड़ते देख वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि नमोर वकांडा के अंदर कैसे घुस आया। रामोंडा उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो नमोर उसे बताता है कि मेरे बहुत से नाम है। अपना मारने वाले मुझे कुकुनकार कहते हैं, दुश्मन मारने वाले मुझे नमोर कहते हैं। अमेरिकी फौजों को मेरे वतन में मौजूद वाइब्रेनियम की भनक लग गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया, पर ऐसा दोबारा ना हो इसलिए मुझे वकांडा की मदद चाहिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने उन अमेरिकी फौजियों को वाइब्रेनियम ढूंढने की मशीन दी है। मगर रामोंडा को विश्वास नहीं होता। वो उसे कहती है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में ही मौजूद है, मगर शूरी देखती है कि नमोर ने वाइब्रेनियम पहना है, जिससे उन्हें नमोर की बातों पर विश्वास हो जाता है। नमोर उन्हें कहता है कि आपकी वजह से मेरा मुल्क मुसीबत में आया है, क्योंकि आपने वाइब्रेनियम की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी कि वो कितनी कीमती और नायाब धातु है। इसीलिए अगर आप उस साइंटिस्ट को पकड़कर मेरे हवाले कर दें, वरना मैं वकांडा
वकांडा को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरी फौज है और हर एक सिपाही 100 के बराबर होगा। और उन्हें एक शंख देकर जाता है ताकि जब उन्हें वो साइंटिस्ट मिल जाए तो उसे बचा सके। साथ ही उन्हें चेतावनी भी देता है कि वकांडा के बाहर मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। शूरी देखती है कि वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को रख कर गया है, जिससे वो हैरान होती है। अब अगले दिन रामोंडा सभा का आयोजन करती है, जिसमें सभी कबीले वालों के साथ साथ एम्बाकू को भी बुलाया जाता है। एम्बाकू सभी से कहता है कि हम नमोर के इशारों पर नाच नहीं सकते, क्योंकि अगर आज हमने उसके कहने पर वो कर दिया जो चाहता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे कोई मांग नहीं करेगा। इसीलिए हमें उसे खत्म करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि रामोंडा ओकोए के साथ शूरी के पास जाती है, जो वाइब्रेनियम डिटेक्टर को चेक कर रही थी। शूरी उन्हें बताती है कि यह मशीन सच में काम करती है और ये वाइब्रेनियम की फ्रीक्वेंसी को अच्छे से पकड़ सकती है। इसीलिए इसे जिसने भी बनाया है वो बहुत जीनियस होगा, क्योंकि उसके कुछ पार्ट कबाड़ से लिए गए थे तो कुछ पार्ट्स को खुद से बनाया गया था। ओकोए को समझ नहीं आता कि वाइब्रेनियम दूसरी जगह भी कैसे मौजूद हो सकता है। शूरी उसे कहती है कि जैसे वकांडा में वाइब्रेनियम गिरा था वैसे ही वहाँ भी गिरा होगा। ओकोए राजमाता से कहती है कि मैं उस साइंटिस्ट को ढूंढ सकती हूँ, मगर मुझे शूरी का साथ चाहिए होगा। तो रामोंडा उसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि उसे नमोर से खतरा है। तो ओकोए उन्हें कहती है क्या हम मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी और अगर वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो अच्छा फील करेगी। रामोंडा भी उसकी बात मान लेती है और अब शूरी और ओकोए जंगल में एजेंट रोज से मिलने जाती है, जिससे उस अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में पूछती है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया था। रोज उन्हें कहता है कि समुद्र में माइन शिप पर जो हमला हुआ क्या वो तुम ही लोग थे। ओकोए उसे कहती है कि वकांडा का उसमें कोई हाथ नहीं था, पर मैं कुछ कारणों से तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। तो रोज उसे कहता है कि हमारे बीच तय हुआ था कि तुम मुझे जानकारी दोगे और मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। शूरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती और इससे पहले कि और हादसे हो हमारा उस साइंटिस्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो रोज उसे बताता है कि वो साइंटिस्ट रिरी नाम की बच्ची है जिसने वो मशीन बनाई है। शूरी इससे हैरान होती है। वहीं हमें रिरी को दिखाया जाता है जो एक MIT स्टूडेंट होती है, मगर वो काफी स्मार्ट थी और वो कॉलेज में भी पैसों के बदले दूसरे बच्चों का होमवर्क किया करती थी। शूरी भी ओकोए के साथ वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें रामोंडा का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि कुछ भी हो उस साइंटिस्ट लड़की को अपने साथ लेकर आना। शूरी रिरी से बात करने उसके रूम में जाती है। रिरी उसे पहचान लेती है कि वो वकांडा की राजकुमारी शूरी है। शूरी उसे कहती है कि मैं उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर के बारे में जानने आई हूँ जो तुमने CIA को दिया था। तो रिरी उसे बताती है कि मैंने वो CIA के लिए नहीं बनाया बल्कि क्लास प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, क्योंकि प्रोफेसर मुझे कच्चा नींबू समझ रहा था, इसलिए मैंने 2 महीनों में ही उसे बना दिया। शूरी उसे कहती है कि यह जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ वकांडा चलना होगा। रिरी को लगता है कि वकांडा वाले उसे सजा देना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से भागने लगती है, मगर वो कोई वहाँ जाती है। लेकिन रिरी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होती और आसपास की चीजों से उन पर हमला करने लगती है। शूरी उसे कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है और जब वो जल पर तुम पर हमला करेगा तो तुम खुद ही उससे निपट लेना। रिरी से डर जाती है और उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, मगर वो पहले अपने गैराज जाकर अपने सामान लेने लगती है। मगर तभी FBI एजेंट उन्हें घेरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शूरी रिरी को लेने आई है। रिरी से गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से FBI अब उसके पीछे पड़ी है। शूरी रिरी और ओकोए से कहती है कि वो हमें घेर चुके हैं, इसीलिए हमें अलग अलग निकलना होगा। रिरी उन्हें कहती है कि मैं अपने बनाए सूट में जाऊंगी, जो सूट बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ सकता था। शूरी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, मगर रिरी उस सूट की मदद से वहाँ से उड़ जाती है। ओकोए और शूरी वहाँ रखी कार और बाइक लेकर निकल जाती है। सभी ऑफिसर उनके पीछे पड़ जाते हैं, मगर वो सभी उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। FBI अपने एडवांस ड्रोन की मदद से उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं, इसलिए रिरी ऊपर आसमान की गहराइयों में जाकर उस ड्रोन को बर्बाद कर देती है और वो सभी बहुत खुश होते हैं। तभी उन पर कोई हमला कर देता है, जिससे उन सभी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। शूरी और रिरी बेहोश हो जाती है। इससे ओकोए बहुत डर जाती है। पानी में से कोई रिरी को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उसकी वायर काट देती है। तभी वहाँ पानी से नमोर के लोग आ जाते हैं, जिनमें नमोर के 2 खतरनाक सिपाही अटुमा और नमोरा भी होते हैं। ओकोए उनसे लड़ने लग जाती है ताकि वो शूरी को बचा सके, मगर वो बहुत खतरनाक होते हैं। ओकोए की अटुमा के साथ फाइट होती है,
मगर उसे नहीं जीत पाती, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। तो नमोरा आकर उस पर वाटर बॉम्ब से अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। शूरी को भी होश आ जाता है। वो नमोरा और अटुमा से कहती है कि रिरी को कुछ मत करो, मैं वकांडा की राजकुमारी हूँ, मुझे नमोर से बात करनी है। तो अटुमा उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ओकोए उन्हें जाते हुए देख लेती है, मगर उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन दिखाया जाता है कि रोज भी उस जगह पहुंच जाता है जहां रात को रिरी और शूरी पर हमला हुआ था, मगर FBI एजेंट को लगता है ये सब वकांडा वालों ने किया है। तभी वहाँ वेलेंटिना भी आ जाती है, जो नई डायरेक्टर थी और वो रोज की एक्स वाइफ होती है। रोज को वहाँ शूरी के कमोयो बिट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वो चुपके से उठा लेता है। वहीं वकांडा में ओकोए सभा में जाकर सभी को बताती है कि नमोर की सेना बहुत पावरफुल है, इसीलिए मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं सेना के साथ जाकर राजकुमारी को बचा सकूं। मगर रोमोंडा बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि नमोर उसके पीछे है, इसीलिए उसने ओकोए को शूरी को साथ ले जाने से मना किया था। रोमोंडा उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खतरे में है और मुझे ये भी पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। अब वो ओकोए से उसका जनरल पद भी छीन लेती है, साथ ही कडोरा मिलाजे होने का हक भी। कडोरा मिलाजे दरअसल जनरल और उसके साथियों की एक टोली थी जो वकांडा और महारानी को प्रोटेक्ट करती है। ओकोए इससे बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। रोमोंडा AI के थ्रू शूरी के कमोयो बिट्स को ट्रैक करती है, मगर वो रोज के पास थे, इसीलिए उन बिट्स के थ्रू रोमोंडा से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे बिट्स एक खतरनाक वारदात पर मिले और वो उनसे पूछता है कि क्या रिरी आपके पास है। तो रोमोंडा उसे बताती है कि शूरी भी रिरी को बचाते हुए किडनैप हो गई। रोज उन्हें कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट को लगता है कि वकांडा ने रिरी को किडनैप किया और शायद उन्हें शक भी है कि मैंने आपको रिरी का पता बताया, मगर फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो रोमोंडा उसे बताती है कि मुझे डर है कि हमारा सामना एक नई ताकत से होने वाला है, मगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। फिर दिखाया जाता है कि रोमोंडा हाइटी के एक स्कूल में जाती है, जहाँ नकिया अब खास तरह से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो 6 सालों से वकांडा से दूर रही। रोमोंडा उसे कहती है कि तुम टिचाला के फ्यूनरल में क्यों नहीं आई। नकिया उन्हें बताती है कि उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मैं टिचाला को दूर जाते देख कमजोर पड़ जाऊंगी। रोमोंडा उसे कहती है कि चाहे तुम कहीं भी रहो, पर तुम हमेशा वकांडा की रहोगी और तुम्हें पता होना चाहिए कि मौत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। नकिया भी उनकी बात समझ जाती है। रोमोंडा उसे बताती है कि वकांडा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, शूरी किडनैप हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढ कर निकालो। नकिया भी उनकी बात मान लेती है। वहीं हमें शूरी और रिरी को दिखाया जाता है, जिसे नमोर के साथियों ने पानी के नीचे बनी एक गुफा में रखा हुआ था। शूरी नमोर से मिलने जाती है। शूरी को वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट दिखाई देता है, तो नमोर उसे बताता है कि ये मेरी अम्मा का है। शूरी उसे बताती है कि ये तो बहुत ही पुरानी कलाकृतियाँ हैं, लगभग आज से 1500 साल पहले की, इसीलिए क्या तुम तब से जिंदा हो। नमोर उसे बताता है कि आज से बहुत वक्त पहले लगभग 1571 DC में मेरी माँ एक इंसान थी, जब मेरे गांव वालों को अपने खेत छोड़ने पड़े थे, जिस वक्त स्पेनिश के तानाशाहों, चेचट की महामारी और भूखमरी से परेशान होकर हमने एक कदम उठाया। हमारे वारिस और उन्नति के देव हमारे पूर्वजों के सपने में आए और उन्होंने हमें बचाने का रास्ता दिखाया। चांद देव ने उन्हें पानी में पत्थर में उगती एक बूटी तक पहुंचाया, जिसे मेरे सभी गांव वालों ने पी ली, लेकिन उस वक्त मैं अपनी माँ की कोख में था, इसीलिए मेरी माँ उस बूटी को पीने से मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझ पर इसका बहुत बुरा असर होगा। मगर मेरे पिता ने उन्हें बूटी पीने के लिए मना लिया, क्योंकि उन्हें अपने देवता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उस बूटी के रेशों से ये ब्रेसलेट बनाया और मेरी माँ को पहना दिया। कुछ देर बाद बूटी का असर शुरू हुआ और सब बेहोश हो गए और वो सभी जलीय जीवों की तरह बदल गए थे, जिससे वो हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए वो पानी की तरफ दौड़े, क्योंकि बूटी की वजह से अब वो सिर्फ पानी में ही सांस ले पा रहे थे। मगर मेरे परिवार वाले खुश थे, क्योंकि हम लड़ाइयों और बीमारियों से कोसों दूर आ गए थे। फिर कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ और मैं बाहरी और जलीय जाति से जन्मा एक खास बच्चा था। मेरे कान नुकीले और पैरों में पंख थे और मुझ में पानी और हवा दोनों में सांस लेने की काबिलियत थी। साथ ही मेरी उम्र धीरे बढ़ती है, इसीलिए मैं 1500 सालों से अभी तक जिंदा हूँ। मगर जब मेरी माँ मरी तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जमीन में दफनाया जाए, इसीलिए जब मैं उन्हें लेकर अपने गाँव पहुँचा तो वहाँ स्पेनी सैनिक लोगों पर अत्याचार
इंतजार कर रहे थे उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मगर मैंने सभी को मार दिया। एक स्पेनिश पादरी ने मुझे खूंखार बेरहम बच्चा कहा क्योंकि वो मेरी वजह से मरा था, जिससे मेरा नाम नमोर पड़ा। फिर अब वो शूरी को एक एडवांस सूट की मदद से अपनी रियासत तालाकोन सिटी की सैर करवाता है, जहाँ सभी तालाकोन वासी खुशी से अपना गुजारा कर रहे थे। शूरी को भी वो सिटी काफी अच्छी लगती है। नमोर उन सभी का राजा होता है। नमोर शूरी से कहता कि तुम भूमि से तालाकोन आने वाली पहली इंसान हो, और उसे तोहफे में अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है और उसे बताता है कि मुझे अपनों के खोने का बहुत गम है। तो शूरी उसे कहती है कि मैंने भी अपने भाई को खोया है और मैं इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उसे नहीं बचा पाई। नमोर उसे कहता कि मेरे पूर्वज कहा करते थे कि जो टूटकर बिखरते हैं वही मसीहा बनकर निखरते हैं। शूरी उसे कहती है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, मगर मैं वकांडा की राजकुमारी होने के नाते तुम्हें रिरी को मारने नहीं दूंगी और मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसीलिए हमें बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। नमोर कहता है कि बात सिर्फ साइंटिस्ट की नहीं बल्कि उन लालची लोगों की है जो मासूम लोगों को गुलाम बनाते आ रहे हैं, वो भी इन साधनों के लिए। इसीलिए मैं जब से राजा बना तब से मैं पूरी सेना को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जंग की नौबत कभी भी आ सकती है और मुझे बस इतना जानना है कि वकांडा हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि मैं पूरी दुनिया पर हमला करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वकांडा का साथ मांग रहा हूँ। शूरी कहती है कि तुम जो करने वाले हो वो हैवानियत है, और अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या होगा। नमोर बताता है कि मैं रिरी को खत्म कर दूंगा और मेरा पहला हमला वकांडा पर ही होगा, उसके बाद मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। वही हमें नकिया को दिखाया जाता है, जिसे नकिया के कान के कम्योबिट्स की मदद से पता चल जाता है कि उसे कहाँ छिपा कर रखा है, और वो शूरी के AI गिरोट की मदद से तालाकोन के एंड्रेस पर पहुंच जाती है और वो एक खास शिप से आगे बढ़ने लगती है। वो उस गुफा में भी पहुंच जाती है जहाँ शूरी और रिरी को रखा गया था। वो गार्ड पर हमला करके शूरी को बचा लेती है और ने वकांडा के शिप में ले आती है। रामोंडा शूरी से मिलकर बहुत खुश होती है। वही नमोर को जब पता चलता है कि वकांडा वालों ने उसके गार्ड को मारा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो वकांडा पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। वही शूरी वकांडा पहुंच जाती है, जहाँ पानी में सबसे पहले सोनिक डिवाइस को लगवा देती है ताकि नमोर की सेना उन पर हमला न कर सके, मगर तभी नमोर के लोग वकांडा में घुस जाते हैं और हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। शूरी अनेका जो कि डोरा मिलाजे की एक मेंबर होती है, उसके साथ मिलकर नमोरा की सेना पर हवाई हमला करने के लिए निकल जाती है। वही नमोर की सेना अपनी हिप्नोटाइज वोकल पावर का यूज करके सभी लोगों को हिप्नोटाइज करने लगती है, मगर आयो उन पर बॉम्ब से हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। वही एम्बाकू को नमोर नजर आ जाता है, इसीलिए उस पर हमला करता है, मगर नमोर उसे एक ही बार में दूर गिराकर बेहोश कर देता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर थी। अब शूरी भी अनिका के साथ मिलकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन नमोर अपनी उड़ने की काबिलियत का यूज करके सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर नकिया शूरी और अनिका को अपने जहाज में खींचकर बचा लेती है। वही नमोर महल तक पहुंच जाता है जिसमें रामोंडा और रिरी मौजूद थे। नमोर उन पर अपने वाटर बम से हमला कर देता है, जिससे वो पूरी जगह पानी से भर जाती है। रामोंडा पानी में डूबने लगती है, मगर उन्हें होश आ जाता है, लेकिन रिरी बेहोश होती है और उसे बचाने के लिए उसे ऊपर लाने लगती है, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। ओकोए और नकिया भी वहां पहुंच जाती है। रिरी की जान तो बच जाती है, मगर रामोंडा मारी जाती है, जिससे शूरी बहुत दुखी होती है। नमोर उन्हें कहता है कि मैं एक हफ्ते बाद अपनी पूरी फौज के साथ लौटूंगा, इसीलिए यहाँ तो मेरी दुश्मनों को मिटाने में मदद करो, वरना मैं वकांडा का नामो निशानी मिटा दूंगा। और वो शूरी से कहता है कि माँ का अंतिम संस्कार करो, अब से तुम महारानी हो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रामोंडा का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे शूरी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि पहले उसका भाई मरा और अब उसकी माँ एम्बाकू शूरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपके भाई से वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मगर मुझे आज आपकी सलाह चाहिए, क्योंकि तबाही की वजह से लोग बेघर हो गए और वो नमोर से डरे हुए हैं, इसीलिए वो जबारी कबीले से पनाह मांग रहे हैं। शूरी उसे कहती है कि अगर आज तुम उन्हें रहने की जगह दोगे तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एम्बाकू उसकी बात समझ जाता है और अब सभी वकांडा के बेघर हुए लोग जबारी कबीले में शरण लेने लगते हैं। वहीं हमें रोज के घर पर दिखाया जाता है कि वेलेंटिना को पता चल जाता है कि रोज उनकी खबर वकांडा तक पहुंचा रहा है, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं शूरी अपनी ले में पहुंच जाती है और वो सिंथेटिक जड़ी बूटी बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर देती
है क्योंकि वो वकांडा को बचाने के लिए ब्लैक पैंथर बनाना चाहती है। वो नमोर की माँ के नेकलेस के धागों के फाइबर को अपने भाई के डीएनए के साथ मिलाती है क्योंकि वो बूटी वाइब्रेनियम की खाद में उगी थी, इसीलिए उनकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए। अब वो गिरियोट को उस बूटी को बनाने के काम में लगा देती है। रीरी उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दी, इसीलिए मैं भी तुम्हारा नमोर को हराने में साथ दूंगी। उन दोनों को रिसर्च से पता चलता है कि नमोर बाकी तालोकन वासियों से बिल्कुल अलग है क्योंकि तालोकन वासी हवा में सांस नहीं ले सकते, मगर नमोर ले सकता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि नमोर का शरीर बिल्कुल जेलीफिश की तरह है जो अपने शरीर से सांस लेता है। इसीलिए हमें उसके शरीर को गर्म करने के लिए एक शिप बनाना होगा और वो रीरी को ऐसा शिप बनाने को कहती है। साथ ही अब रीरी अपना आयरन हार्ट सूट भी बनाने लग जाती है। शूरी ओकोए को उसका नया सूट देती है जो बहुत पावरफुल होता है, जिससे अब ओकोए को मिडनाइट एंजल के नाम से जाना जाएगा। अब शूरी सिंथेटिक जीवन बूटी बना लेती है जो ग्लो होने लगती है। नकिया भी यह देखकर खुश होती है और अब वो बूटी शूरी को पिला देती है ताकि वो अपने पूर्वजों की दुनिया में चली जाए। लेकिन शूरी की मुलाकात वहाँ अपने परिवार वालों की बजाय किलमोंगर से होती है क्योंकि शूरी के दिल में बदले की आग थी। वो नमोर से बदला लेना चाहती थी। किलमोंगर उसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह हो क्योंकि तुम भी अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो, जैसे मैंने अपने बाप की मौत का बदला लिया था। अब शूरी वापस से होश में आ जाती है। नकिया उसे पूछती है कि तुमने विजन में किसे देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कहती है कि मैं किसी से नहीं मिली, भाई मुझसे मिलने नहीं आया, और वो गुस्से में एक डमी को हिट करती है जो दूर जाकर गिर जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ मिल गई। इसीलिए अपना सूट पहनकर वकांडा के कबीले वालों के पास जाती है जिन्होंने भी एम्बाको के पास शरण ले ली थी। शूरी बहुत ही कमाल की एंट्री करती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एम्बाको चेक करने के लिए कि शूरी के पास जीवन बूटी की ताकत है या नहीं, इसीलिए उससे पंजा लड़ाता है, मगर वो हार जाता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि शूरी एक असली ब्लैक पैंथर बन चुकी है, जिससे सभी खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें अपना रखवाला ब्लैक पैंथर मिल चुका था। शूरी सभी से कहती है कि नमोर को लगता है कि वकांडा टूट चुका है, इसीलिए यही सही वक्त है पलटवार करने का क्योंकि हम उसे समुद्र में अपने पास बुलाएंगे। एम्बाको से कहता है कि मान लो हम उसे मारने में कामयाब हो गए, जिसके पास उड़ने की काबिलियत और हल्क जैसी पावर है, मगर क्या इससे हमारा मसला हल हो जाएगा क्योंकि उसके लोग उसे अपना राजा नहीं बल्कि अपना देवता पवन सर देव मानते हैं। इसीलिए अगर हमने उन्हें मारा तो उनकी हमारे साथ जंग कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर शूरी अकेले में एम्बाको से बात करती है। वो उसे बताती है कि नमोर रुकने वाला नहीं है, उस पर दुनिया को खत्म करने का भूत सवार है, इसीलिए हमें उसे मारना ही होगा और हम उसके लोगों से डर नहीं सकते। एम्बाको भी उसकी बात में आ जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि शूरी पूरी वकांडा की सेना के साथ शिप लेकर निकलने लगती है। नकिया भी समझ जाती है कि शूरी जड़ी बूटी पीने के बाद किलमोंगर से मिली थी क्योंकि वो नमोर से अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा मकसद बदला लेना है तो बदला लेने के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुमने खो दिया है, बल्कि तुम्हें अपनी माँ की कमी और ज्यादा खलेगी जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। शूरी कहती है कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे सीने में अब दिल नहीं बचा। वही हमें दिखाया जाता है कि शूरी ने अटलांटिक ओशन में नमोर को अपने प्लान में फंसाने के लिए वहाँ वाइब्रेनियम डिटेक्टर रख दिया था, इसीलिए जब नमोर वहाँ पहुँचता है तो शूरी बड़ी चालाकी से अपने इनविजिबल शिप को विजिबल करके नमोर और उसके साथियों पर हमला करने लग जाती है। ये देखकर नमोर उनके शिप्स को बर्बाद करने लग जाता है। अब आयरन हार्ट यानी रीरी भी अपने सूट में वहाँ जाती है जो राजमाता की मौत का बदला लेने के लिए नमोर से लड़ने लगती है। अब नमोर के लोग भी शिप पर चढ़ने लग जाते हैं। शूरी अपनी डोरा मिलाजे सेना के साथ मिलकर उन्हें मारने लगती है। रीरी अपने प्लान के मुताबिक नमोर को शिप में फंसाने की कोशिश कर रही होती है, जिसके लिए उस पर लगातार हमला करके उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे शिप में पकड़ लेती है। शूरी भी उस शिप में चली जाती है। अब शिप में शूरी गर्मी पैदा करने वाले डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे नमोर कमजोर होने लगता है। वहीं अब शिप पर नमोर के पकड़े जाने की वजह से एम्बाको वापस से जहाज को वकांडा की तरफ मोड़ लेता है, मगर नमोर की सेना अपने किंग को बचाने के लिए व्हेल मछलियों की मदद से शिप पर हमला कर देती है और उसे भारी नुकसान पहुंचाती है, जिससे अब उनमें वापस से खतरनाक लड़ाई होने लगती है। अब नमोर की सेना की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शूरी
शूरी की सेना उनसे हार रही थी, इसीलिए शूरी मदद के लिए वहाँ ओकोए को बुला लेती है, जो अपने मिडनाइट अवतार में होती है। इसीलिए वो काफी पावरफुल हो चुकी थी और वो अपने एक और साथी अनेका के साथ उनसे लड़ने लग जाती है। वहीं नमोर कमजोर होने के बाद भी हार नहीं मानता और भाले से शिप को डैमेज करने लगता है। ये देखकर शूरी शिप को रेगिस्तान की तरफ बढ़ाने लगती है और खुद नमोर से लड़ने लग जाती है, मगर वो शिप को दोबारा हिट करता है, जिससे वो किनारे पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। नमोर शूरी पर अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। पहले तो नमोर शूरी को बहुत मारता है, लेकिन शूरी चालाकी से नमोर की एक पंख को तोड़ देती है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है। वहीं आयरन हार्ट पर नमोरा हमला कर देती है, लेकिन रिरी उसे दूर गिरा देती है। वहीं ओकोए भी अटुमा को हरा देती है, मगर नमोर की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे एम्बाको को लगता है कि शूरी नमोर को नहीं लेकर आई तो नमोर के साथी उन सभी को मार देंगे। वहीं शूरी भी बुरी तरीके से नमोर को मार रही होती है, मगर नमोर चालाकी से भाले को शूरी के शरीर के आर पार निकाल देता है और पानी की तरफ बढ़ने लगता है। मगर शूरी के दिल में बदले की आग होती है और वो कुछ भी करके नमोर को मारना चाहती थी, और यही बात उसने किलमोंगर से भी कही थी। इसीलिए उस भाले को आधा तोड़ देती है और उसमें से बाहर निकल आती है। अब वो नमोर के आगे आकर शिव की हिट से उसे बुरी तरीके से जला देती है, जिससे नमोर बहुत कमजोर हो जाता है। शूरी भाले से उसे मारने लगती है, मगर उससे पहले वकांडा और तालोकन के फ्यूचर के बारे में सोचती है, क्योंकि तालोकन और वकांडा के लोग जंग से पहले बहुत खुश थे। और अब शूरी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि दिखा दो उसे कि तुम असली वकांडन हो। इसीलिए अब शूरी अपने भाई की तरह रहमदिल बनती है और नमोर से कहती है कि अपने लोगों के खातिर हार मान लो, क्योंकि बदले की आग हमें खा गई है। बदले की वजह से हमारे लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो नमोर भी अपने लोगों के खातिर हार मान लेता है। वहीं नमोर के लोग शूरी के बाकी बचे हुए साथियों को मारने वाले थे, मगर तभी शूरी नमोर के साथ वहां पहुंच जाती है, जिससे नमोर जंग को रुका देता है। एम्बाको और ओकोए भी खुश होते हैं कि शूरी ने सही फैसला लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो वापस से वकांडा लौट आते हैं और अब वकांडा पहले की तरह वापस से खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। शूरी भी अब जीवन बूटी को एक बगीचे में उगा देती है। अब वो रिरी से बात करती है कि तुम वापस जा रही हो, मगर मैं तुम्हें सूट अपने साथ लेकर नहीं जाने दे सकती। रिरी भी उसकी बात मान लेती है। शूरी अब उसे उसकी कार भी दिखाती है, जो FBI से बचते वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी, मगर शूरी ने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। रिरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि मेरे डेट की आखिरी निशानी थी। वही हमें रोज को दिखाया जाता है, जिसे जेल में बंद करने के लिए लेकर जाया जा रहा होता है, क्योंकि उसने वकांडा का खबरी बनकर अपने देश से गद्दारी की थी। मगर ओकोए उसे बचाने पहुंच जाती है और वेन के पुलिस ऑफिसर को बेहोश कर देती है। रोज उसे देखकर खुश होता है। वही शूरी नकिया से मिलने उसके घर जाती है और अब वो अपने मैयत के कपड़ों को जला देती है, ताकि उसके भाई और माँ को शांति मिल सके। वो उन्हें याद करके दुखी होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मगर फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ शूरी के पास नकिया एक लड़के को लेकर आती है और उसे बताती है कि मेरा और टिचाला का बेटा है, जिसका नाम तुसो होता है। तुसो अपनी बुआ से मिलकर खुश होता है। शूरी इससे हैरान होती है, क्योंकि टिचाला ने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं बताया था। नकिया उसे बताती है कि हमने इस बात को राज रखा, क्योंकि टिचाला चाहता था कि तुसो यहीं बड़ा होकर आम जिंदगी जिए, ताकि इस पर कोई शाही दबाव ना हो। और तुसो को भी वकांडा और अपने पिता के बारे में सब कुछ पता होता है। नकिया उसे बताती है कि हम टिचाला के फ्यूनरल में इसीलिए नहीं आए, क्योंकि तुसो को सबके सामने लाने का वो सही वक्त नहीं था, और तुम्हारी माँ भी इससे मिल चुकी थी। शूरी इससे खुश होती है। तुसो से बताता है कि मेरा असली नाम युवराज टिचाला है, जो उसके पिता के नाम पर ही रखा गया था। और यहीं पर ये मूवी फाइनली। इस कहानी की शुरुआत में हमें काठमांडू में बने कामरताज को दिखाया जाता है, जहाँ काइसिलियस नाम का दुष्ट जादूगर अपने साथियों के साथ अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो वहाँ एक खास तरह की रस्म चुराने आया था, जिसके लिए वो लाइब्रेरियन को जान से मार देता है और एक किताब के कुछ पन्ने चुरा लेता है, क्योंकि उसी में वो खतरनाक रस्म लिखी हुई थी। तभी वहाँ एशियंट वन यानी कि गुरुमा आ जाती है, जो कि मिस्टिक आर्ट्स और कामरताज की लीडर होती है। ये देखकर काइसिलियस अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है, तो एशियंट वन उन्हें दर्पण आयम में फंसा देती है। दर्पण आयम वो दुनिया होती है जिसे इंसान देख नहीं सकते, और उसमें होने वाली घटना का असली दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर गुरुमा उन सभी से फाइट करने लगता
लगती है और वो काइसिलियस के बहुत सारे साथियों को मार डालती है, लेकिन काइसिलियस अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर हमें न्यूयॉर्क शहर में स्टीफन स्टेज नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही काबिल डॉक्टर और न्यूरोसर्जन होते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत ही घमंडी भी होते हैं, जो सिर्फ अपने करियर की ही परवाह करते हैं। आज रात वो तैयार होकर अपनी सुपर कार से एक लेक्चर देने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में वो अपने असिस्टेंट बिली से नए केस के बारे में बात करते हैं, जिससे उनका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनके हाथ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। स्ट्रेंज की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि पामर उनके पास बैठी हुई है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। स्ट्रेंज जब देखता है कि उसके दोनों हाथों में पिंस लगी हुई है तो वो पामर से पूछता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तो पामर उसे कहती है कि तुम्हारी दर्जनों मांसपेशियां फट गई है और दोनों हाथों की नसें बुरी तरीके से कुचल गई है, जिससे तुम्हारे हाथों में 11 स्टील पिंस लगानी पड़ी। स्ट्रेंज अपनी हालत से काफी परेशान होता है, पामर उसका ख्याल रखती है। फिर जब उसकी स्टील पिंस निकाली जाती है तो उसके हाथ लगातार कांपते रहते हैं और उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थी, तो स्ट्रेंज डॉक्टर से कहता है कि मुझे जल्दी ठीक करो, मेरे हाथों में ऊपर से नीचे तक रोड डाल दो। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा, तो स्ट्रेंज इसके लिए मान जाते हैं। फिर जब उनका ऑपरेशन करके उनके हाथों में रोड डाली जाती है तो उनकी उंगलियां काम करना तो शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी उनके हाथ कांपते रहते हैं, जिससे वो काफी परेशान होता है और वो कुछ भी करके अपने हाथों को ठीक करना चाहता था। पामर उसके पास आती है और उसे समझाती है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा इलाज तुम्हें पागल कर रहा है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं अपने हाथों के बिना किसी का इलाज नहीं कर सकता, तो पामर उसे कहती है कि काम के बिना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तो स्ट्रेंज उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, वो उसे कहता है कि तुम ना तो मुझसे प्यार करती हो, ना ही तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बस तुम्हें तो मुझ पर तरस खाने में मजा आता है, जिससे पामर को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। स्ट्रेंज जब एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा होता है तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं इन सब से ठीक नहीं हो सकता, तो वो बताता है कि तुम्हारे जैसा ही एक आदमी और था जिसके चलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी में पूरी तरीके से लकवा मार गया था, लेकिन मैंने एक दिन उसे सड़क पर चलते हुए देखा। मगर स्ट्रेंज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पेगबॉन्ड की फाइल देखता है तो उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो अगले दिन उससे मिलने जाता है। स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तुम चलने के बिल्कुल लायक नहीं थे, फिर तुम ठीक कैसे हुए, क्योंकि अब मेरी भी हालत ऐसी हो गई है, इसीलिए मैं ठीक होने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो पेंगबोन उसे बताता है कि जब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी तो मैं अपने शरीर से हार गया था, बस मेरे पास मेरा दिमाग बचा था और मुझे उसी की क्षमता को बढ़ाना था, इसीलिए मैं गुरुओं के पास गया, जहाँ अनजान लोग मुझे कामरताज ले गए और आखिरकार मुझे वहाँ अपने गुरु मिल गए। मेरी परेशानियाँ दूर हो गई, मेरी आत्माओं को शांति मिल गई और किसी तरह मेरे शरीर के घाव ठीक हो गए। कामरताज में सिखाने को कई रहस्य थे, लेकिन मुझ में समझने की ताकत नहीं थी, तो मैं अपने साथ हुए चमत्कार से खुश होकर घर लौट आया। और अगर तुम्हें भी कामरताज जाना है तो तुम्हें काठमांडू में उसे ढूंढना होगा। तो स्ट्रेंज कामरताज की तलाश में काठमांडू पहुंच जाता है, जहां वो सभी से कामरताज के बारे में पूछने लगता है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ने लगता है, जहां एक जगह उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं जो उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी एक नकाब वाला आदमी आकर उसे उन गुंडों से बचा लेता है, जिसका नाम मोडो होता है। फिर वो स्ट्रेंज को अपने साथ कामरताज लेकर जाता है, जहाँ उसे अपनी गुरु माँ एशियन वन से मिलवाता है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो चुके हैं। स्ट्रेंज उनसे पूछता है कि आपने पेंगबोन नाम के आदमी की पूरी तरीके से टूटी हड्डी को कैसे ठीक कर दिया। तो गुरु माँ उसे बताती है कि मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी को जोड़ा नहीं, बल्कि उसे यकीन दिलाया कि वो अपने पैरों पर चल सकता है। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपने वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे हमारे शरीर के सेल्स खुद ब खुद बनकर ठीक हो सकते हैं। तो गुरु माँ उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि आत्मा बॉडी को खुद ब खुद कैसे ठीक कर सकती है। फिर वो उसे चक्रा और एक्यूपंक्चर के बारे में बताती है। तो स्ट्रेंज को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उन्हें कहता है कि मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बस हम हार्ड मास के बने हैं जो इस बड़े ब्रह्मांड के अंदर पल भर के लिए जन्मे छोटे से कण है, और आपकी ये आत्मा की बातें बकवास है। तो गुरु माँ अपने हाथ से एक वार करके स्ट्रेंज की आत्मा को अलग कर देती है। स्ट्रेंज जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो उसे कहती है कि तुम एक पल के लिए रूहानी दुनिया में चले गए थे, जहाँ आत्मा बिना शरीर के रहती है। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि मैं सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम जान जाओ कि इस जिस्मानी दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनियाएं हैं जिनके
बारे में तुम कुछ नहीं जानते। फिर वो अपनी शक्तियों से स्ट्रेंज को बहुत सारे मल्टीवर्स दिखाती है जिनमें कुछ अच्छी दुनियाएं होती है तो कुछ बुरी। फिर वो उसे वापस असली दुनिया में ले आती है। स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मुझे सिखाइए कि आपने ये सब कैसे किया। तो गुरुमा उसे सिखाने से मना कर देती है और उसे कामरताज से बाहर निकाल देती है। स्ट्रेंज इससे काफी परेशान हो जाता है। वो अंदर आने के लिए गेट को खटखटाने लगता है। मोर्डो ये देखकर गुरुमा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि स्ट्रेंज 5 घंटे से आपके दरवाजे पर है, इसीलिए उसमें कुछ बात तो जरूर है। तो गुरुमा उसे कहती है कि उसमें बहुत जिद और गुरूर है जो मैं पहले भी अपने शिष्य काइसिलियस में देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरा एक शिष्य ताकत पाकर अंधेरी दुनिया में खो जाए। तो मोर्डो ने कहता है कि आपने मुझे नहीं खोया और आपने मुझे शक्तियाँ दी ताकि मैं अपने अंदर के शैतान को हरा सकूं और नियमों के दायरों में जी सकूं। तो गुरुमा उसे कहती है कि हम अपने अंदर के शैतान को कभी हरा नहीं सकते, बस हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो मोर्डो ने कहता है कि काइसिलियस के पास अभी भी वो चुराए हुए पन्ने हैं और अगर वो उन पन्नों को समझ गया तो हम सबको बर्बाद कर देगा, जिससे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमें स्ट्रेंज जैसे शख्स की जरूरत पड़ सकती है। तो गुरुमा उसकी बात मान लेती है और फिर मोर्डो स्ट्रेंज को अंदर ले आता है जहाँ उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है कि आराम करो, ध्यान लगाओ, गुरुमा तुम्हें जल्दी बुलाएगी। फिर अगले दिन से गुरुमा उसे ट्रेनिंग देने लगती है। वो उसे बताती है कि हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ऊर्जा खींचते हैं, मंत्रों को सक्रिय करते हैं, अस्त्र शस्त्रों को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि अगर मेरी उंगलियां ये सब कर भी ले तब भी मेरे हाथ तो सिर्फ हवा में हिलेंगे और ये जादू कैसे होगा। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम टूटी हुई हड्डियों या नसों को कैसे जोड़ते हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि बरसों की पढ़ाई और प्रैक्टिस से। तो इससे स्ट्रेंज समझ जाता है कि उसे जादू सीखने के लिए पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए वो कामरताज की लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो अपने पढ़ने के लिए किताबें ले सके। उसे वहाँ अलग से रखी कुछ किताबें दिखाई देती है। तो वोंग उसे बताता है कि गुरुमा की निजी किताबें हैं। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि क्या इसे पढ़ने की मनाही है। तो वोंग उसे कहता है कि कामरताज में किसी भी जानकारी की मनाही नहीं है सिवाय कुछ रस्मों के। फिर वो उसे ये भी बताता है कि हमारी गुरुमा के अलावा इन किताबों को समझना किसी और के बस की बात नहीं है। फिर स्ट्रेंज जब एक किताब को खोलकर देखता है तो उसमें से कुछ पन्ने गायब होते हैं। तो वोंग उसे बताता है कि समय का राज जानने की किताब है जिसकी एक रस्म को काइसिलियस नाम के पुराने मास्टर ने चुरा लिया था और उसने यहाँ के पहले लाइब्रेरियन को मार दिया और अब मैं यहाँ का नया लाइब्रेरियन हूँ, इसीलिए अगर यहाँ से कोई भी किताब गायब होगी तो मुझे पता चल जाएगा। फिर स्ट्रेंज वहाँ से किताबें लेकर चला जाता है। वही हमें काइसिलियस को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ उन चुराए हुए पन्नों की रस्मों को समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं स्ट्रेंज को मोर्डो बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उन सभी को तिलस्मी अंगूठी देकर कहता है कि तिलस्मी अंगूठी पर महारत होना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे हम कई ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। स्ट्रेंज काफी कोशिश करता है लेकिन वो तिलस्मी अंगूठी से आयाम नहीं बना पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने हाथों की वजह से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ कांपते हैं। तभी गुरुमा उसके पास आती है तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं अपने हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मास्टर हमीर उसके सामने जादू करके दिखाते हैं जिनका एक हाथ कटा हुआ था। ये देखकर स्ट्रेंज बहुत हैरान होता है। तो गुरुमा से कहती है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर गया है लेकिन वो तुम्हें और ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा, इसलिए अपने घमंड को त्याग दो जिससे तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। फिर वो उसे एवरेस्ट पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि इस तापमान पर इंसान सिर्फ 30 मिनट तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद सारा शरीर बेजान हो जाता है। यह कहकर वहाँ से चली जाती है ताकि स्ट्रेंज अपना घमंड छोड़कर अपनी शक्तियों पर काबू कर सके। स्ट्रेंज काफी कोशिश करने के बाद तिलस्मी अंगूठी को एक्टिवेट कर लेता है और वापस कामरताज में आ जाता है। फिर अगले दिन स्ट्रेंज तैयार होकर वोंग से आत्माओं की किताब लेने जाता है लेकिन वोंग उसे किताब देने से मना कर देता है। तो स्ट्रेंज तिलस्मी अंगूठी का इस्तेमाल करके किताबें हासिल कर लेता है और रात को अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके उन किताबों को पढ़ने लग जाता है जिससे वो बहुत ही जल्दी अलग अलग तरह के जादू सीखने लगता है। तो अगले दिन गुरुमा उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत जल्दी मायावी शक्तियों की कला सीख रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। फिर वो उसे आईने के आयाम में लेकर जाती है और उसे बताती है कि आईने का आयाम हर जगह मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता और इसका इस्तेमाल नजर रखने, सिखाने और कभी कभी खतरे रोकने के लिए किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोर्डो स्ट्रेंज को लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। वो उसे अपने पास मौजूद जादुई हथियार दिखाता है। तो स्ट्रेंज उससे पूछता है कि मुझे कोई जादुई चीज कब मिलेगी। तो मोर्डो से बताता है कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो जादुई चीज ऑटोमेटिक तुम्हारे पास
पास आ जाएगी। फिर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि काइसिलियस कौन था, तो मोर्डो से बताता है कि काइसिलियस जब हमारे पास आया था तो अपना वो खो चुका था। वो बहुत ही होनहार लेकिन घमंडी शिष्य था। उसने गुरु माँ पर सवाल उठाए, उनकी शिक्षा को ठुकरा दिया और कामरताज छोड़ दिया। फिर रात को स्ट्रेंज वापस से लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो गुरु माँ की किताबें पढ़ने लग जाता है, जहाँ वो वहाँ रखी आदामोतो की आँख को एक्टिवेट कर लेता है और कुछ मंत्रों को बोलकर समय को आगे और पीछे करने लग जाता है। और फिर वो काइसिलियस के फाड़े हुए पन्नों को भी मंत्रों की मदद से देख लेता है, जिससे उसे अंधेरी दुनिया के राजा डोरमामू के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ वोंग और मोर्डो भी आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है क्योंकि तुम इससे उसी पल में फंस सकते हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो इस किताब में लिखा हुआ है। तो वोंग उसे कहता है कि किताब में नहीं लिखा कि उस रस्म को करने के खतरे क्या है और तुम्हारी उत्सुकता तुम्हारी जान ले सकती थी। फिर मोर्डो से पूछता है कि जादू के मंत्रों को जाने बगैर तुमने किया कैसे। तो स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि जो मैं देखता हूँ वो दिमाग में छप जाता है और इसी तरह मैंने MD और PhD एक साथ की। तो मोर्डो से कहता है कि अभी जो तुमने किया उसके लिए सिर्फ याददाश्त काफी नहीं है, इसीलिए तुम पैदा ही रहस्यमय कलाओं के लिए हुए हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं, इसीलिए तुम मुझे ये बताओ कि मेरे हाथ कब ठीक होंगे। तो मोर्डो से कहता है कि हम ज्योतिष नहीं है। तो रिप्लाई में स्ट्रेंज कहता है कि फिर तुम मुझे ये बताओ कि हम असल में क्या है। तो वोंग उसे बताता है कि एवेंजर्स जैसे हीरो इस दुनिया को पृथ्वी पर होने वाले खतरों से बचाते हैं, जबकि हम जादूगर उसकी रहस्यमय शक्तियों से रक्षा करते हैं। और उन सभी जादूगरों में गुरुमा सबसे बड़ी और महान जादूगरनी है जो आदामातो की वंशज है। और आदामातो ने सत्ता के नाम पर 3 पवित्र स्थल बनाए थे, जिनमें से पहला हांगकांग का पवित्र स्थल है, दूसरा न्यूयॉर्क का और तीसरा लंदन का पवित्र स्थल है। और इन तीनों पवित्र स्थलों के दरवाजे यहाँ मौजूद है और ये तीनों पवित्र स्थल मिलकर दुनिया के इर्द गिर्द रक्षा का कवच बनाते हैं, जिससे पूरी दुनिया इन पवित्र स्थल से सुरक्षित रहती है। और हम जादूगर इन पवित्र स्थलों को दूसरी दुनियाओं के प्राणियों से बचाते हैं। और उन सब में सबसे खतरनाक डोरमामू है जो अंधकार की दुनिया में रहता है, जिसके पास अपार शक्ति है और अनंत भूख है, जो हर ब्रह्मांड पर हमला करके उसे अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लाना चाहता है। और पृथ्वी के लिए उसकी भूख सबसे बड़ी है। फिर वोंग उसे बताता है कि काइसिलियस ने जो पन्ने चुराए थे उनमें डोरमामू से मिलने और अंधकार की दुनिया से ताकत खींचने की रस्म लिखी हुई थी। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मुझे इन सब से दूर रखिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ हाथों का इलाज करवाने आया था, न कि किसी रहस्यमय जंग का हिस्सा बनने। तभी लंदन के पवित्र स्थल पर काइसिलियस हमला कर देता है और वहाँ के मास्टर को जान से मार देता है, जिससे काइसिलियस के हमले से स्ट्रेंज न्यूयॉर्क शहर के पवित्र स्थल में पहुँच जाता है, जहाँ वो वोंग को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे वहाँ 3 डोर्स दिखाई देते हैं जिनकी मदद से अलग अलग जगहों पर जाया जा सकता था। तभी काइसिलियस उस पवित्र स्थल पर हमला करने आ जाता है और वहाँ के मास्टर को जान से मार देता है। स्ट्रेंज ये देखकर काइसिलियस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस मास्टर को जान से मार देता है। फिर वो स्ट्रेंज पर भी हमला करने लगता है, लेकिन स्ट्रेंज अपने जादू की मदद से हथियार बनाकर उनके वार से बचता हुआ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन काइसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है, क्योंकि काइसिलियस आईने की दुनिया से बाहर निकलकर किसी भी जगह का आकार बदल सकता था, जिससे वो वहाँ की जगह को रोटेट करने लग जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज काइसिलियस के एक आदमी पर हमला करके उसे रेगिस्तान में बंद कर देता है, लेकिन काइसिलियस अभी भी उसके पीछे होता है। काइसिलियस स्ट्रेंज को मारने लगता है, लेकिन तभी एक लाल चोगा स्ट्रेंज को बचा लेता है और फाइनली अब स्ट्रेंज को अपना जादुई हथियार मिल जाता है और स्ट्रेंज एक कवच की मदद से काइसिलियस को बेड़ियों में बंद कर देता है। फिर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो काइसिलियस उसे बताता है कि तुम जानते हो कि सबकी उम्र बढ़ती है और सब मरते भी हैं और आखिर में सूरज भी राख हो जाएगा, अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सभी चीजों का अंत निश्चित है, मगर अंधेरी दुनिया कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वो समय से परे है। फिर काइसिलियस उसे कहता है कि अगर हम वक्त से परे अंधेरी दुनिया को अपना ले तो हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वक्त ही हमें गुलाम बनाकर रखता है। इसीलिए हम इस दुनिया को डोरमामू के हवाले करना चाहते हैं ताकि ये पूरी दुनिया अमर रह सके। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि यह सब झूठ है, क्योंकि महान गुरु माँ ही जीवन की रक्षा करती है। तो काइसिलियस उसे कहता है कि तुम कामरताश ठीक होने आए थे, क्योंकि कामरताश टूटी हुई चीजें इकट्ठा करता है और हम सब यहाँ इलाज के मकसद के साथ आते हैं, पर गुरु माँ हमें सिर्फ जादू का छलावा देती है और असली जादू खुद के लिए बचा कर रखती है, जिससे ही वो इतने सालों से जिंदा है। और मैंने जो रस्में चुराई थी वो मुझे गुरु माँ को हराने और उनकी दुनिया को तोड़ने की ताकत देती है, ताकि हम डोरमामू को यहाँ तक ला सके। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि डोरमामू ने तुम्हें
हत्यारा बना दिया है और तुम्हारी आंखों से ही पता चलता है कि उसकी दुनिया कितनी बुरी है। तभी काइसिलियस का एक शिष्य आकर स्ट्रेंज को स्वॉर्ड से इंजर्ड कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उसका चोगा उसे बचा लेता है और स्ट्रेंज तिलस्मी अंगूठी की मदद से सीधा हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ वो पामर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। तभी स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। पामर ये देखकर काफी डर जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मर चुके हो? तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मेरी आत्मा है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। तो पामर उसका इलाज करने लगती है। वहीं स्ट्रेंज के चोगे ने काइसिलियस के जिस शिष्य को पकड़ रखा था वो भी अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर उसे मारने लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन जब पामर जैसे स्ट्रेंज को शॉक लगाती है तो उसकी पावर से काइसिलियस का वो आदमी मारा जाता है और इससे स्ट्रेंज की जान भी बच जाती है। स्ट्रेंज पामर से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तो पामर उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि जब अंग्रेजी दवाइयों ने काम नहीं किया तो मैं कामरताज पहुँच गया, जहाँ मुझे गुरु माँ ने मेरी शक्तियों का एहसास करवाया। फिर स्ट्रेंज उससे कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि एक काइसिलियस नाम के जादूगर ने खुद को अंधेरे के हैवान के हवाले कर दिया है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है और उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बेड़ियों में कैद कर दिया है। मगर पामर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो स्ट्रेंज उसे वो आयाम दिखाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पामर बहुत हैरान होती है। स्ट्रेंज जब वहाँ पहुँचता है तो उसका चोगा उसके पास आ जाता है और फिर वो काइसिलियस के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि काइसिलियस वहाँ से भाग गया था। तभी वहाँ मोडो और गुरुमा भी आ जाते हैं। वो स्ट्रेंज का जादुई हथियार देखकर बहुत खुश होते हैं। स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि काइसिलियस यहाँ से भाग गया और उसके पास आईने की दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में चीजों को बदलने की शक्ति है। तो गुरुमा उसे कहती है कि लंदन का पवित्र स्थल बर्बाद हो गया है, इसीलिए हम अंधेरी दुनिया के खौफ से सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग को बचा सकते हैं और तुमने अभी न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को बचाया है, इसीलिए तुम नए मास्टर बनने के लायक हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ और मैं जब डॉक्टर बना तो मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अभी अभी मैंने एक आदमी को मार दिया और अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। और मैं जानता हूँ कि आप इतने सालों से कैसे जिंदा है। आप अंधेरी दुनिया से जिंदा रहने के लिए ताकत खींचती है क्योंकि मैंने वो रस्में देखी है और मैं जानता हूँ कि आप ये कैसे करती है। तो गुरुमा उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी काइसिलियस वापस से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर हमला करने आ जाता है। तो मोडो स्ट्रेंज को कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। तो स्ट्रेंज अपने मंत्रों का यूज करके काइसिलियस और उसके साथियों को आईने के आयाम में कैद कर देता है, लेकिन स्ट्रेंज की बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि इससे काइसिलियस असली दुनिया को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उन दोनों को मार जरूर सकता था क्योंकि वो अंधेरी दुनिया से जुड़ा होने की वजह से बहुत ताकतवर था जो आईने के आयाम की दुनिया को किसी भी शेप में चेंज कर सकता था। ये देखकर स्ट्रेंज और मोडो काइसिलियस की तिलस्मी अंगूठी चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं और तिलस्मी अंगूठी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइसिलियस अपनी पावर से उनके रास्ते को बदलते रहता है और उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। एक जगह आकर वो स्ट्रेंज को मारने लगता है, लेकिन तभी गुरुमा वहाँ आकर उसे बचा लेती है जो उस पूरी जगह को बदलकर एक ग्राउंड में चेंज कर देती है। इससे मोडो को बहुत हैरानी होती है कि गुरुमा भी अंधेरी दुनिया से ताकत खींचती है। गुरुमा काइसिलियस को कहती है कि डोरमामू तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि उसका अमर जीवन एक वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है क्योंकि तुम कभी वहाँ चैन से जी नहीं पाओगे। लेकिन काइसिलियस को ये बातें झूठी लगती है और वो अपने सभी साथियों के साथ गुरुमा पर अटैक कर देता है और धोखे से उन्हें इंजर्ड करके तिलस्मी अंगूठी की मदद से बाहर की दुनिया में फेंक देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। ये देखकर स्ट्रेंज उन्हें लेकर पामर के पास जाता है जहाँ वो सभी उसका ऑपरेशन करने लगते हैं, लेकिन गुरुमा की धड़कन अचानक से रुक जाती है। ये देखकर स्ट्रेंज अपनी आत्मा को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि गुरुमा वहाँ से बाहर जा रही है, तो उनके पास जाकर उन्हें कहता है कि आपको फौरन अपने शरीर में वापस लौटना होगा क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। तो गुरुमा से कहती है कि हम वक्त के मोहताज नहीं है और मैंने बरसों वक्त की सीमा से आगे जाकर देखा है, लेकिन मैं इस पल के आगे नहीं देख सकती क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। फिर उसे बताती है कि मैंने ना जाने कितने खतरनाक हादसे रोके हैं पर एक खत्म होते ही दूसरा आ जाता है। फिर उसे कहती है कि जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने पेंगबोन को कैसे ठीक किया, लेकिन मैंने उसे ठीक नहीं किया बल्कि वो खुद ही आयामों से ऊर्जा अपने शरीर में खींच लेता था। इसीलिए उस वक्त उसके पास दो रास्ते थे कि या तो उस ऊर्जा से अपने शरीर को ठीक करके वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए या फिर अपने से बढ़कर किसी
किसी दूसरी चीज के काम आना। तो स्ट्रेंज इससे समझ जाता है कि मेरे हाथ ठीक हो सकते हैं। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम ठीक सोच रहे हो, लेकिन इससे दुनिया एक बेहतरीन जादूगर खो देगी। फिर वो उसे कहती है कि मुझे कभी अंधेरी दुनिया से शक्तियाँ लेना अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम जानते हो कि कभी सबके फायदे के लिए नियम तोड़ना जरूरी होता है। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मोडो इससे कभी खुश नहीं होगा। तो गुरुमा उसे कहती है कि मोडो की आत्मा बचपन में मुश्किलें झेलकर अटल और कठोर बन चुकी है, इसीलिए उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी ताकत की, क्योंकि तुम एक साथ मिलकर ही डोरमामू का सामना कर सकते हो। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि मैं तैयार नहीं हूँ। तो रिप्लाई में गुरुमा कहती है कि कोई कभी तैयार नहीं होता। यह कहकर उनकी आत्मा वहाँ से मुक्ति ले लेती है। स्ट्रेंज इससे कभी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी अब दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने हाथों को ठीक कर ले, या फिर दुनिया के लोगों की रक्षा करे। और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है, क्योंकि पामर ने उसे कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाने के और भी तरीके हैं। इसलिए वो अब अपना सूट पहनकर काइसिलियस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हमें हांगकांग में दिखाया जाता है कि वोंग अपने सभी साथियों के साथ हांगकांग के पवित्र स्थल की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि काइसिलियस ने 2 पवित्र स्थलों को बर्बाद कर दिया था और अब सिर्फ हांगकांग का पवित्र स्थल ही बचा था। इसलिए काइसिलियस उसे नष्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वहीं स्ट्रेंज मोडो के पास जाता है, लेकिन मोडो गुरुमा के धोखे से बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो उन पर बहुत भरोसा करता था। वो स्ट्रेंज को कहता है कि गुरुमा में कहती थी कि अंधेरी दुनिया में जाना खतरनाक है, लेकिन वो खुद जिंदा रहने के लिए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करती रही। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा, लेकिन अब हमें काइसिलियस को रोकना होगा, क्योंकि उसने 2 पवित्र स्थल बर्बाद कर दिए हैं और अब वो हांगकांग पर हमला करेगा। इसीलिए हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि मैं अकेला उसे नहीं रोक सकता। तो मोडो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तिलस्मी अंगूठी से आयाम बनाकर हांगकांग आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हांगकांग का पवित्र स्थल भी बर्बाद हो चुका है और डोरमामू धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है। ये देखकर मोडो स्ट्रेंज को कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, डोरमामू को कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी। ये कहकर वो आदामोतो की आंख को एक्टिवेट कर देता है और कुछ मंत्र बोलकर समय को पीछे करने लगता है, जिससे सब कुछ वापस से ठीक होने लगता है। ये देखकर काइसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन स्ट्रेंज और मोडो मिलकर काइसिलियस और उसके साथियों को दीवारों में दफन कर देते हैं और समय पीछे होने की वजह से वोंग भी वापस जिंदा हो जाता है। तो स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि जब पवित्र स्थल वापस बन जाएगा तब काइसिलियस अपने साथियों के साथ दोबारा हमला करेगा, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। तभी काइसिलियस उन पर हमला कर देता है, जिससे स्ट्रेंज का मंत्र टूट जाता है और सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है। काइसिलियस स्ट्रेंज और बाकी सभी को कहता है कि देखो वो दुनिया कितनी खूबसूरत है जो वक्त से परे है। इससे स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है और वो अंधेरी दुनिया के अंदर चला जाता है। वो डोरमामू के पास जाता है और वापस अपने मंत्रों को एक्टिवेट करके डोरमामू को समय के भंवर में फंसा देता है। स्ट्रेंज डोरमामू से कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। तो डोरमामू से कहता है कि तुम मरने आए हो और अब तुम्हारी दुनिया मेरी है। यह कहकर स्ट्रेंज को मार देता है, लेकिन समय के भंवर में फंसे होने की वजह से स्ट्रेंज को कुछ नहीं होता और वो वापस समय में पीछे चला जाता है। और वो बार बार डोरमामू से एक ही बात कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ, और डोरमामू भी उसे बार बार मारता जाता है। डोरमामू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि जैसे तुमने अपनी ताकत काइसिलियस को दी, वैसे ही मैं समय की कुछ ताकत अपनी दुनिया से लाया हूँ, और ये अनंत चक्र में घूमता समय है जिससे हम दोनों इस समय में कैद हो गए हैं। फिर डोरमामू से वापस मार देता है। तो स्ट्रेंज वापस उसे वही बात कहता है। इससे डोरमामू काफी परेशान हो जाता है। वो स्ट्रेंज को कहता है कि ये सब बंद करो और मुझे आजाद करो। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम अपने साथी काइसिलियस को मेरी दुनिया से दूर कर दो और मेरी दुनिया पर हमले बंद करो और कभी वापस लौटकर मत आना। तो मजबूरन डोरमामू को उसकी बात माननी पड़ती है और स्ट्रेंज समय के चक्र को तोड़कर वापस आ जाता है और काइसिलियस को कुछ होने लगता है। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुम चाहते थे, अनंत दुनिया। और फिर काइसिलियस और उसके साथी राख बनकर डोरमामू की दुनिया में चले जाते हैं और अब डोरमामू भी वापस चला जाता है। सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। ये देखकर वोंग बहुत खुश होता है, लेकिन मोडो से कहता है कि हमने डोरमामू को तो रोक दिया, लेकिन हमने कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ की है, इसीलिए हमें भी हर जाना भुगतना होगा और अब मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेंज वापस जाकर आदामोतो की आंख को वापस रख देता है। तो वोंग उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, क्योंकि तुम आदामोतो की आंख जब ही पहनोगे जब तुम उसकी शक्तियों पर काबू पा लोगे। और अब भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अब पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया होगा कि धरती को बचाने वाली महान गुरुमा नहीं रही, इसीलिए अब हमें तैयार रहना होगा।
और अब स्टेन न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल के मास्टर बनकर उसकी हिफाजत करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ थोर और स्टेन साथ में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि थोर अपने पिता ओडिन को ढूंढने के लिए अर्थ पर आया था, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ओडिन के साथ क्या हुआ था। लेकिन थोर को विश्वास था कि वो अपने पिता ओडिन को ढूंढ लेगा और वापस एसगार्ड लौट जाएगा। और स्टेन भी वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में मदद करूंगा। फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ मोडो पेंगबोन के पास जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ वापस खींच लेता है, जिससे पेंगबोन की पूरी बॉडी को वापस से लकवा मार जाता है, क्योंकि वो चलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता था। पेंगबोन उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो मोडो से कहता है कि दुनिया में जादूगर बहुत बढ़ गए हैं और मैं इसी तरह सभी को खत्म करना चाहता हूँ। और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो गामा रेडिएशन की वजह से हल्क में तब्दील हो गया था। उसे पुरानी बातें याद आती है जब वो हल्क में बदल गया था और उसने काफी तबाही मचाई थी। ब्रूस जनरल थेडियस से बचकर सालों से भाग रहा था। वो काफी महीनों से छिपकर ब्राजील के एक शहर रोशिना फावेला में रह रहा होता है और उसने पिछले 5 महीनों से कोई भी हरकत नहीं की थी, क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मार्शल आर्ट और सांस लेने की ट्रेनिंग ले रहा था और अब वो इसमें काफी हद तक कामयाबी हो गया था। ब्रूस एक सोडा कंपनी में काम करता था। आज वो फैक्ट्री में अपना काम कर रहा होता है कि तभी बॉस उसे ऊपर बुलाता है, क्योंकि वह मशीन का एक कंट्रोलर खराब हो गया था। ब्रूस उस कंट्रोलर को ठीक करता है, लेकिन तभी उसे कंट्रोलर की वजह से चोट लग जाती है और उसके ब्लड की ड्रॉप नीचे गिर जाती है। यह देखकर ब्रूस काफी घबरा जाता है, क्योंकि हल्क होने की वजह से उसकी बॉडी का ब्लड बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए वो सारी मशीनों को ऑफ करवा देता है और उस ब्लड को साफ करके अपने गाँव पर गम लगा लेता है ताकि उसका ब्लड और कहीं न लगे। फिर मशीन को वापस से ऑन कर दिया जाता है और ब्रूस अपना काम करने लग जाता है। तभी लंच के दौरान एक वर्कर अडलिना नाम की लड़की को परेशान करने लगता है। ब्रूस उसकी मदद करने जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी। वह आदमी से गुस्सा होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बॉस ये देख लेता है और उस पर चिल्लाता है, जिससे वो आदमी उस पर हमला नहीं करता और ब्रूस अडलिना को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस की ब्लड की एक ड्रॉप एक बोतल में गिर गई थी और फिर वो ब्लड सोडे में पूरी तरीके से घुल जाता है और उसे पैक करके यूएसए भेज दिया जाता है। ब्रूस काम खत्म करके जब अपने घर लौट रहा होता है तब वो एक आदमी से मिलता है, क्योंकि उसने उससे एक खास तरह का फूल मंगवाया था। ब्रूस वो फूल देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे थैंक्स कहकर घर आ जाता है। वो अपना लैपटॉप निकालता है और एक मिस्टर ब्लू नाम के शख्स से बात करता है, जो उसे बताता है कि तुम्हें उस फूल की और बड़ी खुराक लेनी होगी, जिससे हो सकता है कि तुम में से हल्क वाली पावर चली जाए। फिर ब्रूस उस फूल के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उससे एक सीरम बना लेता है। फिर वो अपने ब्लड का एक सैंपल लेकर उस सीरम से मिक्स कर देता है और उसे माइक्रोस्कोप से देखता है, लेकिन वो सीरम ठीक से असर नहीं कर पाती और इस बार भी वो फेल हो जाता है। फिर वो इसके बारे में मिस्टर ब्लू को चैट करता है, तो मिस्टर ब्लू से अपने ब्लड का एक सैंपल भेजने को कहते हैं। ब्रूस अपने ब्लड का एक सैंपल लेता है और उसे मिस्टर ब्लू को पार्सल कर देता है। वहीं फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो सोडे की ड्रिंक पी लेता है जिसमें ब्रूस का ब्लड था और उस पर गामा का बहुत बुरा असर होता है। इस बात का पता जनरल रोज को चल जाता है कि सोडे की बोतल की वजह से एक इंसान को गामा की बीमारी हो गई है, जिससे वो समझ आता है कि उस बोतल में ब्रूस का खून था। इसीलिए वो अपने सारे बेहतरीन सोल्जर्स को लेकर ब्राजील जाने की तैयारी करने लग जाते हैं और इन सभी सोल्जर्स में एक बहुत ही खास सोल्जर भी होता है जिसका नाम बॉक्सकी होता है, जो बहुत ही फास्ट और चालाक होता है। जनरल उन सभी को लेकर ब्राजील की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोगों को ब्रूस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसे बेहोश करके पकड़ने को कहा जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि वो हल्क है। वही हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो मिस्टर ब्लू से चैट कर रहा होता है। ब्लू से कहता है कि तुम्हारे खून पर रिसर्च शुरू कर दी है, लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी के बारे में और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन ब्रूस उसे बताता है कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि जानकारी घर पर है। इससे ब्रूस को बेटी की बहुत याद आने लग जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जनरल की टीम ब्रूस को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन ब्रूस को इस बारे में पता चल गया था। वो वहां से भाग जाता है। बॉस के अपने सभी साथियों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। ब्रूस उनसे बचकर भागता हुआ एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाकर वहां से भाग रहा होता है,
लेकिन भागते भागते ब्रूस एक गुंडे से टकरा जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाला वही वर्कर था जो एडलिना को परेशान किया करता था। वो ब्रूस को मारने की कोशिश करता है, पर ब्रूस उसे नीचे पटक देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो गुंडे भी अब ब्रूस के पीछे पड़ जाते हैं। ब्रूस भागता हुआ उसी सोडा फैक्ट्री में चला जाता है, लेकिन उन गुंडों को इस बात का पता चल जाता है और वो भी उस फैक्ट्री में चले जाते हैं। बॉस की भी उन गुंडों को वहाँ जाते हुए देख लेता है, इसीलिए वो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं ब्रूस को वो गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ब्रूस उन्हें कहता है कि मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी वो गुंडे उसे पकड़कर दूर फेंकते हैं और जैसे ब्रूस की हार्ट बीट 200 पर पहुंचती है तो ब्रूस हल्क में चेंज हो जाता है। फिर हल्क उस गुंडे को पकड़कर दूर फेंकता है। ये देखकर बचे हुए दो गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन हल्क एक एक को पकड़कर उन्हें मार देता है। सारे कमांडो को समझ नहीं आता कि वो बड़ी सी चीज क्या है, तो जनरल उन्हें कमांड देते हैं कि वही तुम्हारा निशाना है, इसीलिए सब बेहोशी के डोट उसे लगाकर पकड़ लो। सभी कमांडो हल्क पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन हल्क की बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि उसे एक भी डोट नहीं लगता। हल्क गुस्सा होकर एक एक करके सभी कमांडो को मारने लग जाता है। अब सभी कमांडो को कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आता, इसीलिए वो हल्क पर गोलियां और बम से हमला करते हैं, लेकिन हल्क को कुछ नहीं होता और वो बड़े से कंटेनर से उन पर हमला करता है, जिससे सारे कमांडो मर जाते हैं। और अब से बॉस की जिंदा बचता है जो हल्क पर फायरिंग करता है। यह देख हल्क एक ट्रक उठाकर उसके ऊपर फेंकता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन बॉस की किसी तरह वहाँ अपने आप को बचा लेता है और फिर हल्क वहाँ से भागकर चला जाता है। वहीं बॉस की वापस आकर जनरल को ब्रूस का बैग देता है, जिसमें लैपटॉप के साथ साथ बेटी की तस्वीर भी होती है। बॉस की जनरल को कहता है कि हो सकता है कि यह लड़की ब्रूस की साथी हो, तो जनरल उसे कहता है कि वो अब उसकी कोई नहीं है, इसलिए वो अब अकेला है। तो बॉस की जनरल कहता है कि वो अकेला नहीं था, हम उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन तभी हमारे सामने वो ग्रीन क्रिएचर आ गया जो बहुत ही खतरनाक था और उसने एक ट्रक को उठाकर ऐसे फेंका जैसे फुटबॉल हो, और ऐसी खतरनाक चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो जनरल उसे बताते हैं कि वो ब्रूस ही था। फिर वो उसे सामान उठाकर वापस चलने की तैयारी करने को कहते हैं। वहीं फिर हमें जंगल में ब्रूस को दिखाया जाता है, जो जंगल में बेहोश पड़ा हुआ होता है। ब्रूस की जब आँख खुलती है तो वहाँ से निकलने लगता है और तभी उसे वहाँ एक ट्रक आता हुआ नजर आता है। वो उस ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगता है। ड्राइवर उसे बताता है कि तुम ग्वाटेमाला में हो और मैं अगले टाउन की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर ब्रूस उसके ट्रक में बैठ जाता है। ब्रूस अगले टाउन में पहुंचकर अपने लिए कपड़े खरीदता है। वहीं फिर हमें जनरल और बॉस्की को दिखाया जाता है, जहाँ जनरल बॉस्की को सब कुछ बताते हैं कि तुम जानते ही होंगे कि हमारा एक वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो सेना की फौलादी ताकत को बढ़ाने के लिए था, यानी कि हम सुपर हीरो सैनिक बनाना चाहते थे। और उसी प्रोग्राम को मैंने फिर से चालू किया और एक खतरनाक मिशन स्टार्ट किया। फिर उससे ये भी बताते हैं कि बैनर का काम अभी शुरुआती दौर में ही था, उसने हथियार पर काम शुरू भी नहीं किया था। उसे लगता था कि वो रेडिएशन रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है, इसीलिए मैं उसे कभी भी नहीं बताता कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्या था, पर उसे अपनी खोज पर इतना भरोसा था कि उसने इसे खुद पर ही टेस्ट कर लिया। तो बॉस्की उन्हें कहता है कि आपने कहा था कि हथियारों पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप कुछ कर रहे थे। तो जनरल उसे बताते हैं कि हमने एक सीरम बनाया था जिसमें काफी शक्तियाँ थी। तो बॉस्की उन्हें कहता है कि अगर मैं आज से 10 साल पहले उस सीरम को अपने शरीर में डाल सकता तो मैं भी एक दानव बन सकता था। तो जनरल उसे कहते हैं कि शायद इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वहीं फिर हमें वर्जीनिया में कल्वर यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ ब्रूस डेटा को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड के होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। वहीं जब ब्रूस कल्वर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट की लिस्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर रोज भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करती है, लेकिन जब वहाँ बेटी को किसी दूसरे इंसान के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे प्यार करता था। फिर ब्रूस स्टेन की पिज्जा शॉप पर जाता है, जहाँ वो और बेटी अक्सर जाया करते थे। वो स्टोन से मिलकर उन्हें बताता है कि आपने जो भी मेरे बारे में सुना है वो गलत है। तो स्टेन उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों मेरे कितने अजीज थे। और क्या तुमने बेटी से बात की? तो ब्रूस कहता है कि मैंने उससे बात नहीं की और वो नहीं जानती कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो किसी आदमी के साथ थी। तो स्टेन कहता है कि वो बहुत ही काबिल साइकोकेट्रिस्ट है
और लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर वो ब्रूस को कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ब्रूस कहता है कि मुझे रहने के लिए कमरे की जरूरत है। तो स्टैन उसे कहते हैं कि ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकते हो। फिर अगले दिन ब्रूस पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर यूनिवर्सिटी जाता है ताकि वो वहाँ इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। ब्रूस गार्ड को एक पिज्जा का लालच देकर ऊपर चला जाता है, जहाँ जब वो लैब में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सारा डेटा मिटा दिया गया है। फिर वो मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि सारा डेटा गायब है, इसीलिए मुझे अब भागते रहना होगा। वहीं फिर ब्रूस घर आकर अपना सामान पैक कर लेता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेटी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ स्टैन की शॉप में आती है और तभी वहाँ ब्रूस भी बाहर आता है, लेकिन बेटी उसे देख लेती है। यह देखकर ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। वहीं ब्रूस स्टैन से पूछती है कि ब्रूस यहाँ सच में था, तो स्टैन उसे सब सच बता देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बेटी ब्रूस की मदद कर सकती है। बेटी ब्रूस को ढूंढते हुए रोड पर जाती है और उसे ब्रूस मिल जाता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। फिर बेटी उसे अपने घर ले जाकर एक पेन ड्राइव दिखाती है और उसे बताती है कि इससे पहले कि वो लोग सारी जानकारी लैब से ले जाते, उससे पहले ही मैंने सारी फाइलें वहाँ से कॉपी कर ली थी। फिर वो ब्रूस से कहती है कि क्यों ना हम मिलकर मेरे डैड को सब कुछ बता क्यों नहीं देते। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी पावर को मेरे अंदर से निकाल कर इसे एक हथियार बनाना चाहते हैं। वहीं फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो लैब में जाकर उस सीरम को हासिल कर लेते हैं। फिर वो बॉस्की पर इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करने की तैयारी करने लगते हैं। जनरल बॉस्की को कहते हैं कि जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी दिक्कत नजर आएगी तो हम ये प्रयोग रोक देंगे। फिर उसके शरीर में उस सीरम के 2 इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं और एक इंजेक्शन बोन मेरो पर इंजेक्ट किया जाता है। वहीं फिर अगले दिन हमें बेटी और ब्रूस को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, लेकिन जनरल को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने सभी सोल्जर को लेकर ब्रूस को पकड़ने के लिए वहाँ जाते हैं। ब्रूस ये देखकर बेटी को वहाँ से दूर भागने को कहता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस्की में उस सीरम की वजह से बहुत ताकत आ गई है और वो ब्रूस को पकड़ने के लिए बहुत ही फास्ट दौड़ रहा होता है, लेकिन जनरल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। ब्रूस भागता हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। वहीं बेटी जनरल की गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप अंदर है, और फिर जनरल बाहर आते हैं। वहीं ब्रूस यूनिवर्सिटी के ब्रिज पर पहुंच जाता है, लेकिन सोल्जर उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर गैस बॉम्ब से अटैक किया जाता है। बेटी ब्रूस को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल के सोल्जर उसे रोक लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे ब्रूस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हल्के में चेंज हो जाता है। वो नीचे छलांग लगाकर बहुत जोर से चिल्लाता है। जनरल ये देखकर सोल्जर को उस पर फायरिंग करने को कहते हैं। हल्क पर हर जगह से फायरिंग हो रही होती है। यह देखकर हल्क सोल्जर्स पर अटैक करता है और एक एक करके उनकी सभी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जनरल ये देखकर बॉस्की को हल्क का सामना करने के लिए भेजते हैं। बॉस्की उस सीरम की वजह से बहुत फास्ट हो चुका था, इसीलिए हल्क के हर एक वार से बच जाता है। फिर बॉस्की हल्क को तोपों के पास लेकर जाने लगता है और फिर वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ऑन कर देते हैं, जिससे हल्क पर बहुत बुरा असर होने लग जाता है। लेकिन तभी हल्क गाड़ियों के मलबे से अपनी ढाल बना लेता है और उन गाड़ियों पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बॉस्की हल्क के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें बस इतनी ताकत है, और हल्क उसे जोर से हिट करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जनरल ये देखकर हल्क पर अटैक करने के लिए गनशिप को बुलाते हैं। वहीं बेटी हल्क के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ गनशिप हल्क के ऊपर फायरिंग करने लग जाती है। यह देखकर हल्क बेटी को बचाता है और उस गनशिप पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस गनशिप के ब्लास्ट में हल्क और बेटी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन हल्क बेटी को बचा लेता है और फिर वो उसे वहाँ से लेकर जंगल में चला जाता है। वो बेटी को एक गुफा में लेकर जाता है। तभी मौसम खराब होने की वजह से वहाँ बिजलियाँ कड़कने लग जाती है, जिससे हल्क बहुत डर जाता है और आसमान पर अटैक करता है। तो बेटी हल्क को शांत करती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो दोनों वहीं गुफा में बैठ जाते हैं। वहीं फिर हमें बॉस्की को दिखाया जाता है जिसे अब हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी। जनरल उससे मिलने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल मशीन जैसा है जो रेस के घोड़ों की तरह बहुत फास्ट रन कर रहा है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब बेटी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ब्रूस नॉर्मल हो गया है और फिर वो पास ही के एक टाउन
में एक रूम ले लेते हैं। वहीं बॉस की अब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो जनरल से कहता है कि अब मैं ब्रूस से अपना बदला लेकर रहूंगा। वहीं ब्रूस और बेटी मिस्टर ब्लू से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ब्रूस बेटी को कहता है कि हम अपने सामान में से कुछ ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड और फोन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं हमें जनरल की टीम को दिखाया जाता है जो डॉक्टर रेस के डेबिट कार्ड और इंटरनेट अकाउंट पर नजर रखे हुए होते हैं, लेकिन जनरल उन्हें बताता है कि वो इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा क्योंकि वो पिछले 5 सालों से घूमता रहा और पकड़ा नहीं गया, इसीलिए वो कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसे पकड़े जाने का डर होता तो यहाँ से कब का भाग गया होता, इसीलिए वो इस बार भाग नहीं रहा बल्कि उसे मदद की तलाश है। इसीलिए वो मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लू के अकाउंट पर नजर रखे हुए होते हैं। वहीं ब्रूस जब मिस्टर ब्लू को पेन ड्राइव की फाइल सेंड करता है तो इसके बारे में जनरल की टीम को पता चल जाता है कि ब्रूस न्यूयॉर्क में मिस्टर ब्लू से मिलने जा रहा है। वहीं ब्रूस और बेटी न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एक कार से जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती है, इसीलिए वो कार वहीं छोड़कर बोट से निकल जाते हैं। वहीं फिर वो यूनिवर्सिटी जाकर डॉक्टर स्टर्न से मिलते हैं क्योंकि डॉक्टर स्टर्न ही मिस्टर ब्लू होते हैं। स्टर्न मिस्टर ग्रीन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो ब्रूस से कहते हैं कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दे और सब कुछ सही भी हो जाए तो क्या ये सही इलाज होगा, और अगर इस एक्सपेरिमेंट में जरा सी भी गलती हो गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि हमें करना ही होगा। वहीं हमें जनरल की आर्मी को दिखाया जाता है जो ब्रूस को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाती है। वहीं हमें डॉक्टर स्टर्न को दिखाया जाता है जो ब्रूस पर इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। वो डायलिसिस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं ताकि ब्रूस के खून में एंटीडोट मिल सके, और फिर वो ब्रूस को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि हल्क में चेंज हो जाए। शॉक लगते ही ब्रूस हल्क में चेंज हो जाता है और वो बहुत बेकाबू हो जाता है, जहाँ बेटी उसे शांत करती है और वो स्टर्न को एंटीडोट मिलाने को कहती है जिससे ब्रूस नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हल्क का एंटीडोट बना लिया था। वहीं अब पूरी आर्मी स्टर्न की लैब के बाहर पहुंच जाती है। स्टर्न ब्रूस को बताता है कि मैंने तुम्हारे खून से बहुत सारा खून बनाया है और इस गामा टेक्निक से हम लोगों का इलाज कर सकते हैं और बीमारियां इंसान को छू तक नहीं पाएगी। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम ये सब नष्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है और मिलिट्री इसको हथियार बनाना चाहती है, इसीलिए अगर इसके बारे में जनरल को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी वहाँ ब्रूस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तभी वहाँ बॉस की भी आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हल्क कहाँ है। फिर उसे बेहोश कर देता है। फिर जनरल उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहीं एक लेडी ऑफिसर स्टर्न से पूछताछ कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम हल्क जैसे और भी बना सकते हो, लेकिन स्टर्न उसे कहता है कि वो एक हादसा था, हमें इसे और बेहतर करना होगा। तभी बॉस की वहाँ आकर उसे मार देता है और स्टर्न को धमकाता है कि तुम्हें मुझे भी हल्क जैसा बनाना होगा। तो स्टर्न उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले से कुछ है, इसीलिए तुम पर इसका बुरा असर हो सकता है। लेकिन बॉस की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है जिससे स्टर्न को उसकी बात माननी पड़ती है और वो बॉन्स्की के अंदर ब्रूस का खून मिला देता है जिससे बॉन्स्की एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन जाता है क्योंकि उसमें पहले से बहुत सारे सीरम को डाला हुआ था। बॉन्स्की बाहर आकर हर जगह तबाही मचाने लग जाता है। सारे कमांडो जनरल को कांटेक्ट करके बताते हैं कि एक अजीब सा क्रिएचर सिटी में आ गया है और हर जगह तबाही मचा रहा है। तो जनरल बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ब्रूस तो वही होता है। ये सुनकर जनरल हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने को कहते हैं और फिर जनरल वीडियो कॉल से नीचे का सारा नजारा देखते हैं। तो जनरल देखते ही समझ जाते हैं कि वो बॉन्स्की है। ब्रूस उन्हें कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। वहीं सिटी में बॉन्स्की हर जगह तबाही मचा रहा होता है और सभी लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर जनरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन ब्रूस उन्हें कहता है कि अब मुझे उसे रोकना होगा। फिर वो हेलीकॉप्टर का पीछे का दरवाजा खुलवाता है, लेकिन बेटी उसे नीचे जाने से मना करती है और उसे कहती है कि अगर तुम हल्क में चेंज नहीं हुए तो क्या होगा। तो ब्रूस उसे बताता है कि मुझे कोशिश तो करनी होगी और फिर वो नीचे कूद जाता है और वो जमीन से टकराकर अंदर चला जाता है और बेटी को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन तभी पता चलता है कि ब्रूस हल्क में चेंज हो गया था और फिर वो बाहर आ जाता है। वो बॉन्स्की को ललकारता है। उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन बॉन्स्की बहुत ताकतवर होता है इसीलिए हल्क को बहुत मारता है और उसे दूर फेंकता है। ये देखकर जनरल कमांडो को हल्क की मदद करने को कहता है और फिर वो मशीन गन से बॉन्स्की पर फायर करने लग जाता है। हल्क
हल्क भी ये देख लेता है और वो भी बिल्डिंग पर चढ़ने लग जाता है। तभी हल्क देखता है कि बॉस की उस हेलीकॉप्टर पर वार करने वाला है, तो हल्क बेटी को बचाने के लिए बॉस की पर अटैक करता है और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है। लेकिन वो दोनों हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों में फाइट होती है, जिससे उस हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश कर जाता है और बॉस के हेलीकॉप्टर के नीचे दब जाता है। वहीं बेटी और जनरल भी इस हादसे में सेफली बच जाते हैं, लेकिन अभी भी वो हेलीकॉप्टर में ही होते हैं। तभी बॉस की बाहर आ जाता है और वो हल्क पर अटैक करके उसे इंसल्ट करने लग जाता है और बॉस की उसे कहता है कि अब तुम देखो कि तुम्हारा प्यार किस तरह से मरता है, क्योंकि क्रैश होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला होता है। यह देखकर हल्क को गुस्सा आता है और वो बॉस को दूर फेंकता है और अपने हाथ की पावर से हेलीकॉप्टर में लगी आग को बुझा देता है। लेकिन तभी बॉस की उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे हल्क दूर जाकर गिरता है। बॉस की बेटी और जनरल पर वार करके उन्हें मारने लगता है। यह देखकर हल्क जोर से अपने हाथ को जमीन पर मारता है, जिससे बॉस के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हल्क चेन से बॉस का गला पकड़ लेता है और उसे इंजर्ड कर देता है। हल्क उसे बहुत मारता है, जिससे बॉस की हालत काफी खराब हो जाती है और वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर हल्क उसकी चेस्ट पर पांव रखकर बहुत जोर से चिल्लाता है और अब जनरल भी समझ जाता है कि वो ब्रूस को लेकर कितना गलत था और वो अपने सोल्जर को ब्रूस पर अटैक करने से रोक लेता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस हल्क को पकड़ने के लिए आ जाती है और हल्क बेटी को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। बेटी ब्रूस को बहुत मिस कर रही होती है। वही हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे चिप कर रह रहा होता है और अब वो ये सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि अपनी हल्क पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए। वही हम एक बार में जनरल को देखते हैं, जिससे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क मिलने आता है और कहता है कि सुपर सोल्जर प्रोग्राम को रद्द कर दिया है और मेरा हमेशा से मानना है कि हथियार ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। फिर वो जनरल को कहता है कि अगर हम खुद ही एक टीम बनाए तो कैसा रहेगा, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती